हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं थोड़ा सा फेमिनिस्ट थियोरी के बारे में समझकर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा, फेमिनिस्ट थियोरी विमेन इक्वालिटी को सपोर्ट करती है। इसका मानना है कि औरतों को भी सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है दैट वुमेन आर सुपीरियर टू मेन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जेंडर इन इक्वालिटी के अगेंस्ट है। मेन एंड वुमेन की इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। इसका मानना है कि चाहे मेन हो या वुमेन, दोनों को ही सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो वैसे तो फेमिनिज्म एक मूवमेंट थी जो टुवर्ड्स 1960s प्रेवलेंस में आई, जिसके थ्रू फीमेल्स ने अपने राइट्स के लिए बात की, इक्वल अपॉर्चुनिटीज डिमांड की। और जब फेमिनिज्म के आइडियाज को थियोराइज किया गया तो ये बनती है फेमिनिस्ट थियोरी। और ये मेन दो आइडियाज पर बेस्ड है, दैट वुमेन आर डिसएडवांटेज्ड बिकॉज ऑफ देयर जेंडर। इसका मतलब कि महिलाओं को उनके जेंडर की वजह से वंचित किया गया है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करी गई हैं जस्ट बिकॉज वो फीमेल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेल्स के पास राइट टू वोट है, फीमेल्स के पास राइट टू वोट नहीं है। या मेल्स ड्राइविंग कर सकते हैं बट फीमेल्स ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं। तो ये जो डिसएडवांटेज है ये उनके जेंडर की वजह से है, और इसी डिसएडवांटेज को या डिसबेनिफिट को ओवरथ्रो करने की जरूरत है। तो ये मान के चलता है कि औरतों के पास एक डिसबेनिफिट है अपने जेंडर की वजह से, जिसकी वजह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई हैं, और इसीलिए वो इक्वालिटी डिमांड करती हैं। और यही एम है फेमिनिस्ट थियोरी का कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, इसके नेचर को समझा जाए। किन किन फॉर्म में जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन विमेन को फेस करना पड़ता है। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ इंस्टीट्यूशंस में होता है जैसे कि ऑफिसेज, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, या ये डिस्क्रिमिनेशन घर पर भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं जो फेमिनिस्ट थियोरी में एक्सप्लोर किए जाते हैं, जैसे कि कैसे विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है सोसाइटी में, या किन तरीकों से फीमेल्स को ऑप्रेस किया जाता है। पेट्रियार्की भी इसकी एक थीम है, जिसे हिंदी में पितृसत्ता कहते हैं। और इसके जो मेन प्रोपोनेंट्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस थियोरी के प्रति, वो है मैरी वुllstonecraft, केट मिलेट, सिमोन डी बूवा एंड बेटी फ्राइडन। जब हम फेमिनिस्ट थियोरी को एज अ थियोरी ऑफ स्टेट के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, तब हम इसकी स्टडी इसकी 3 बिग फॉर्म्स के थ्रू करते हैं। फेमिनिस्ट थियोरी की 3 बिग फॉर्म्स हैं या 3 मेन टाइप्स हैं। वैसे तो इसके अलावा और भी टाइप्स हैं, बट मेजरली 3 हैं। पहली है लिबरल फेमिनिज्म या लिबरल फेमिनिस्ट थियोरी, दूसरी है रेडिकल फेमिनिस्ट थियोरी, और तीसरी है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थियोरी। तो हम इन तीनों टाइप्स को समझेंगे और ये जानेंगे कि ये स्टेट के बारे में क्या कहती हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं लिबरल फेमिनिस्ट थियोरी पर, जिसको फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है। इसकी जो मेजर डिमांड थी, जो मेन एम था लिबरल फेमिनिस्ट थियोरी का, वो ये कि विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं। एक ऐसा जमाना भी था जब औरतों के पास इक्वल राइट्स या अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। उनके पास तो राइट टू वोट भी नहीं होता था। हालांकि ये जो टर्म है फेमिनिज्म, इसका एक रीसेंट ओरिजिन है, लेकिन जो फेमिनिज्म से रिलेटेड आइडियाज हैं वो जमानों से चलते आ रहे हैं। और मैं यहाँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि पहली बार फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग 19th सेंचुरी में किया गया था, और एज अ पॉलिटिकल टर्म इसे 20th सेंचुरी में यूज किया जाने लगा। उससे पहले ये एक मेडिकल टर्म थी। और जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है फेमिनिज्म से रिलेटेड, वो है मैरी वुllstonecraft का अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि लिखा गया था 1792 में। उस जमाने में विमेन के पास इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, और उसी पर लिबरल फेमिनिस्ट थियोरी फोकस करती है, वही उसका गोल है। ये थियोरी मानती है कि जेंडर इनइक्वालिटी का रीजन क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी का रीजन है सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। जो एक स्टेट में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, उनकी वजह से इनइक्वालिटी है।
फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दे रही है, तो ये इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करते हैं। और क्योंकि इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेजिस्लेशन के थ्रू यानी कि लॉ मेकिंग के थ्रू ही विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि 1972 में यूएसए में इक्वल राइट्स अमेंडमेंट पास किया गया था, जिसके थ्रू ये गारंटी किया गया कि विमेन के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। विमेन को इक्वालिटी ऑफ राइट्स प्रोवाइड की गई। और इस थियरी की मेन एक्सपोनेंट ये सपोर्टर है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। तो अब समझ लेते हैं कि लिबरल फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट कैसी है। लिबरल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं स्टेट के बारे में? सबसे पहले तो ये स्टेट को एज अ न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट मानते हैं कि अगर अपने राइट्स चाहिए तो स्टेट को अपना अलाय बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट ही है जो आपको राइट्स प्रोवाइड कर सकती है। और इसीलिए मैंने बताया ना कि ये लेजिस्लेशन के थ्रू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को डिमांड करते थे। हालांकि ये मानते हैं कि स्टेट की एक्टिविटी से औरतों को एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि विमेन को इंक्लूड किया जाए। और वो कैसे किया जाएगा? उनको वोटिंग के अधिकार देकर, यूनिवर्सल सफरेज प्रोवाइड करके, ऐसी जॉब्स में अपॉर्चुनिटी देके जहां पर पहले उनकी एंट्री बैन थी, जैसे मिलिट्री हो गई। मिलिट्री में अगर महिलाओं की भर्ती पर बैन है तो उस बैन को हटाया जाए स्टेट द्वारा। एंड स्टेट डिटरमाइंस द सोशल बिहेवियर। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्टेट ही निर्धारित करता है कि एक समाज का जो बर्ताव है वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेट ही LGBTQ को सपोर्ट नहीं करती तो लोग भी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा लिबरल फेमिनिस्ट थियरी मानती है। तो ये कहती है कि स्टेट के पास ये बहुत क्रूशियल पावर है, तो स्टेट को एक पॉजिटिव बर्ताव या बिहेवियर रखना चाहिए टूवर्ड्स द विमेन। साथ ही साथ ये भी मानती है कि स्टेट बहुत ही एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है इंडिविजुअल्स को फ्रीडम प्रोवाइड करने में। अगर स्टेट नहीं चाहेगी तो लोगों के पास फ्रीडम भी नहीं होगी। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं पेश कर रही है स्टेट का, और स्टेट को विमेन को भी प्रॉपर फ्रीडम प्रोवाइड करनी चाहिए। स्टेट ऑल्सो यूजेस फोर्स एंड लॉ टू सपोर्ट एंड इन्फोर्स इट्स व्यूज। स्टेट कई बार फोर्स का भी सहारा लेती है, लॉ का सहारा तो ये लेती है अपने व्यूज को लागू करने के लिए। देखो, लॉ मेकिंग के थ्रू तो अपने व्यूज को स्टेट द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, बट कई बार फोर्स का सहारा भी ले लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अबॉर्शन राइट्स के लिए मूवमेंट हो रही है और स्टेट इन राइट्स को सपोर्ट नहीं करती है, वो नहीं चाहती कि विमेन को ये राइट्स मिले, तो वो फोर्स का सहारा ले सकती है उस मूवमेंट को कर्ब करने के लिए, उस मूवमेंट को रोकने के लिए या खत्म करने के लिए। तो ये भी स्टेट के पास एक पावरफुल टूल है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट भी प्रेजेंट कर देते हैं स्टेट का, और इसीलिए वो स्टेट को एक न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन भी मानते हैं। ना अच्छा है ना बुरा है, लेकिन ये एक जरूरी इंस्टीट्यूशन है। ऑल्सो दे सीक टू आइडेंटिफाई आइडियोलॉजिकली व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल। स्टेट ये भी डिसाइड करती है कि क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटिकल नहीं है। इसलिए विमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए। सो बेसिकली जो लिबरल फेमिनिज्म है वो फोकस करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज पर। वो मानते हैं कि स्टेट का ये काम है कि वो विमेन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, क्योंकि उसके पास ये पावर है। तो ये प्राइवेट स्फेयर की बात नहीं करते हैं, सिर्फ पब्लिक स्फेयर में इक्वालिटी की डिमांड करते हैं। फिर आता है रेडिकल फेमिनिस्ट थियरी। इसका बेसिक आइडिया है द पर्सनल इज द पॉलिटिकल। जैसे लिबरल फेमिनिस्ट थियरी थी, वो सिर्फ पब्लिक स्फेयर में इक्वालिटी की बात करती थी कि संस्थाओं में महिलाओं के पास इक्वालिटी ऑफ राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होने चाहिए। लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट थियरी पर्सनल या प्राइवेट स्फेयर को भी इंक्लूड करती है। ये मानती है कि प्राइवेट स्फेयर पब्लिक स्फेयर से अलग नहीं है, और जो फीमेल्स के साथ ज्यादती हो रही है या ऑपरेशन हो रहा है वो हर स्फेयर में हो रहा है, चाहे वो पब्लिक स्फेयर हो या प्राइवेट। प्राइवेट स्फेयर में आती है फैमिली या घर। इनफैक्ट ये तो ये भी मानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है फीमेल्स के साथ, ये घर से ही शुरू होता है, फैमिली से स्टार्ट होता है। इसीलिए ये पॉलिटिक्स ऑफ एवरीडे लाइफ पर भी फोकस करते हैं, विच मीन्स कि ये स्टडी करते हैं कि एक फैमिली में महिलाओं के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, कैसी औरतों की कंडीशनिंग है,
हाउस वर्क है वो घर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्या औरतों से ही सारा काम कराया जाता है घर का, या पुरुष भी कुछ काम करवाते हैं। तो इन चीजों पर भी ये फोकस करता है। और ये पेट्रियार्की के अगेंस्ट है, पितृसत्ता के अगेंस्ट है। पेट्रियार्की एक ऐसा सिस्टम है जो पुरुषों को महिलाओं के ऊपर पावर और कंट्रोल देता है, और इसी पेट्रियार्की को ये अबॉलिश या खत्म करने की बात करती हैं। ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को क्वेश्चन करती हैं कि औरतें ही क्यों घर के काम करें। औरतों का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है उसके अगेंस्ट है, जैसे कि उनके बॉडी पार्ट्स के बेसिस पर उन्हें जज किया जाता है। और ये डिफरेंट इश्यूज के अगेंस्ट पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात करते हैं, जिनमें आते हैं इश्यूज लाइक वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं इस थियोरी के वो हैं केट मिलेट, कैथरीन मैकिनन एंड एंड्रिया डॉर्किन। सिमोन डी बोवा के आइडियाज ने रेडिकल फेमिनिस्ट थियोरी को काफी ज्यादा प्रभावित किया है, तो वो भी इसके एक सपोर्टर माने जाते हैं। और ये थियोरी एग्जिस्टेंस में आई अराउंड मिड 20th सेंचुरी, समवेयर अराउंड द 1960s। तो स्टेट के बारे में रेडिकल फेमिनिस्ट थियोरी क्या कहती है? सबसे पहले तो स्टेट को मानती है एक एजेंसी ऑफ पेट्रियार्की। स्टेट के थ्रू पेट्रियार्की को बढ़ावा दिया जाता है। स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर पुरुष या मेन डोमिनेट करते हैं और औरतों को ऑप्रेस करते हैं। और इसी व्यू पॉइंट की सपोर्टर है कैरल पेटमैन, जिनका मानना है कि इवन जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये भी पेट्रियार्की का ही एक एजेंसी है। स्टेट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में औरतों की भागीदारी तो है ही नहीं, और जहां जहां विमेन प्रेजेंट हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इसी पेट्रियार्की की वजह से। अगर ऑफिसेज में विमेन काम करती हैं तो वहां पर भी मैन उनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, यहां तक कि उनको ऑब्जेक्टिफाई भी कर देते हैं, क्योंकि वो अपने आप को डोमिनेटिंग मानते हैं। उनके माइंड में पेट्रियार्की भरी है। ऑल्सो ये मानती है कि स्टेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू इन जेंडर रिलेशंस को बनाया जाता है। और ऐसा मानना है वॉल्बी का, जिन्होंने अपने वर्क थियोराइजिंग द पेट्रियार्की में ये बात कही है। वो कहती हैं कि 6 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू जेंडर रिलेशंस को या मेल फीमेल रिलेशंस को बनाया जाता है, और उनमें से एक है स्टेट, बाकी हैं हाउस होल्ड, एम्प्लॉयमेंट, वायलेंस, कल्चर एंड प्रोडक्शन। रेडिकल्स इस बात का सपोर्ट करते हैं कि जो प्राइवेट या पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं उन्हें पॉलिटिसाइज किया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए, उस इश्यू को पॉलिटिसाइज किया जाए ताकि वो पब्लिक डोमेन में आए, लोगों को पता चले कि क्या है। रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात की जाए, इसे प्राइवेट लाइफ का पार्ट ना समझा जाए। अगर इन इश्यूज को पॉलिटिसाइज किया जाएगा तभी तो इन इश्यूज पर कोई एक्शन लिया जाएगा और इनसे रिलेटेड राइट्स बनाए जाएंगे। अब डोमेस्टिक वायलेंस है, घर के अंदर हो रही है, किसी को पता ही नहीं है, लेकिन जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा कि ऐसा होता है, तो कैसे स्टेट इस पर लॉज बनाएगी? तो प्राइवेट लाइफ के या पर्सनल लाइफ के इश्यूज को पॉलिटिसाइज करना जरूरी है, उन्हें पब्लिक डोमेन में लाना जरूरी है। एंड स्टेट को भी क्या करना चाहिए? जो प्राइवेट लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसे अपने पास ट्रांसफर कर लेना चाहिए। ये जो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ का जो डोमेन है ना, इस डिवीजन को खत्म करने की जरूरत है। जितना ज्यादा इसे हम ब्रेक डाउन कर सकें उतना ब्रेक डाउन करने की जरूरत है, और स्टेट भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। तो जैसे कि एक सिंगल मदर है, उसे चाइल्ड रेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो स्टेट उसे चाइल्ड सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे ही अगर कोई विमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, स्टेट ऐसी महिलाओं के लिए जो इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं उनके लिए स्पेशल शेल्टर होम्स बनवा सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट लॉज तो वो बना ही सकते हैं। तो स्टेट का भी यह अधिकार बनता है कि वो प्राइवेट स्फेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऑल्सो देयर शुड बी रेडिकल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज किया जाए, पेट्रियार्की को अबॉलिश किया जाए, मेल डोमिनेंस को हर स्फेयर से खत्म किया जाए, चाहे वो प्राइवेट स्फेयर हो चाहे पब्लिक स्फेयर, हर स्फेयर से इसको खत्म करने की जरूरत है। और ये कैसे किया जा सकता है? जब हम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को चैलेंज करेंगे। जो जेंडर रोल्स चलते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, उनको चैलेंज करने की जरूरत है।
फॉर एग्जाम्पल इस बात को चैलेंज करने की ज़रूरत है कि औरतें तो घर में रह के बच्चों को बड़ा करती हैं और जो मेल्स हैं वो बाहर जॉब करते हैं। औरतों का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है उसको रोकना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी पड़ेगी। साथ ही साथ औरतों के अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या वायलेंस हो रही है उसके अगेंस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी। यही तरीके हैं जिनके द्वारा पेट्रियार्की को अबॉलिश किया जा सकता है। और इसमें स्टेट भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। वो कैसे? स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है प्राइवेट स्फेयर की। तो ये होता है रेडिकल फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। इसके बाद आती है सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थियरी। इसका फोकस है विमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में और ये बेस्ड है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की फिलॉसफी पर। स्पेशली एंगल्स का जो वर्क है द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, उसने इंस्पायर किया है सोशल फेमिनिस्ट थियरी को एंड ये भी पॉपुलराइज हुई टुवर्ड्स द 1960s एंड द 70s। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थियरी जो है वो लिबरल फेमिनिज्म को भी क्रिटिसाइज करती है, क्योंकि इसका मानना है कि जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो सिर्फ अपर क्लास वुमेन या अपर मिडिल क्लास वुमेन की बात करते हैं, लेकिन विमेन के साथ ऑपरेशन तो हर सोसाइटी में हो रहा है, जिसको कि लिबरल फेमिनिस्ट इग्नोर करते हैं। साथ ही साथ वो रेडिकल फेमिनिस्ट की आइडियोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, जो ये मानता है कि जेंडर रोल्स को अबॉलिश करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ ये इस बात को भी मानते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ पब्लिक स्फेयर में नहीं होता बल्कि प्राइवेट स्फेयर में भी होता है। ये मानते हैं कि एक सोसाइटी में जो जेंडर डिविजन्स होते हैं, मेल फीमेल के बीच में जो डिविजन्स होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, बट साथ ही साथ सोसाइटी में इकोनॉमिक एंड क्लास इनइक्वालिटीज भी होती है। सोसाइटी सिर्फ जेंडर के बेस पे ही डिवाइडेड नहीं है बल्कि क्लास के बेस पे भी डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर। और ये थियरी कैपिटलिज्म को भी ब्लेम करती है महिलाओं पर अत्याचार के लिए। इसका मानना है कि कैपिटलिज्म बढ़ावा देता है विमेन ऑपरेशन को। हालांकि वो ये नहीं मानते कि कैपिटलिज्म एक अकेला फैक्टर है जो इस ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस थियरी की जो मेन सपोर्टर है वो है क्लारा ज़ेटकिन। नाउ व्हाट इज द सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट? स्टेट के बारे में सोशलिस्ट फेमिनिस्ट थियरी क्या कहती है? अब क्योंकि ये मार्क्स की फिलॉसफी पर बेस्ड है तो आप सोच ही लो कि स्टेट के बारे में ये थियरी क्या सोचती होगी। ये मानती है कि एक स्टेट में कैपिटलिज्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विमेन की ऑपरेशन में, जो कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ ये एक और इम्पॉर्टेंट बात बताते हैं। ये कहते हैं स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को इन्फोर्स करने के लिए और विमेन की मेन पर डिपेंडेंसी इंक्रीज करने के लिए। ये थियरी मानती है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ, कि वेलफेयर स्टेट लेबरर के या वर्कर के वेलफेयर पर स्पेंड करेगी और क्योंकि स्टेट उसका वेलफेयर कर रही है, उसको कुछ बेहतर कंडीशंस ऑफ वर्क प्रोवाइड कर रही है, तो वो लेबरर बना रहेगा, फैक्ट्रीज में काम करता रहेगा और इसी प्रकार कैपिटलिस्ट को एक लेबर पावर मिल जाएगी। वहीं विमेन जो है वो घर की जिम्मेदारियां संभालेंगी, क्योंकि मेल्स तो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। और ना ही सिर्फ विमेन डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालेंगी बल्कि उनकी डिपेंडेंस बढ़ जाएगी मेल्स पर, क्योंकि फिर वो अपनी हर ज़रूरत के लिए मेल्स पर डिपेंडेंट होंगी। तो इस प्रकार एक वेलफेयर स्टेट महिलाओं की पुरुषों पर डिपेंडेंस बढ़ा देती है। ऑल्सो साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि सिर्फ कैपिटलिज्म ही अकेला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है विमेन ऑपरेशन के लिए, बल्कि इसके अलावा दूसरे भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि हैं पेट्रियार्की, रेसिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को साथ में समझने की जरूरत है। रेसिज्म इज व्हेन रेस के बेसिस पर भेदभाव किया जाता है एंड इंपीरियलिज्म इज द स्टेट पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग देयर पावर एंड कंट्रोल। इसके थ्रू वो दूसरे देशों की टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं या उन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। रेस के आधार पर महिलाओं के साथ जुल्म किए जाते हैं या जिन देशों को इंपीरियलाइज किया जाता है वहां की महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम किए जाते हैं। तो ये फैक्टर्स भी समझने की जरूरत है। एंड द सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ऑल्सो एक्सेप्टेड द आइडियोलॉजीज ऑफ रेडिकल फेमिनिस्ट दैट जेंडर रोल्स नीड टू बी अबॉलिश्ड। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। और साथ ही साथ वो पेट्रियार्की और कैपिटलिज्म दोनों ही फैक्टर्स पर एम्फसाइज करते हैं
और साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि इस अत्याचार को खत्म कैसे किया जाए, इस ऑपरेशन को खत्म कैसे किया जाए। ये हो सकता है सोशल चेंज लाके, एक रेवोल्यूशन कर कर। इस रेवोल्यूशन के बाद ही औरतों को उनकी आज़ादी मिल सकती है, उनको उनके हक मिल सकते हैं। तो जहां रेडिकल फेमिनिस्ट कहते थे कि पेट्रियार्की को एबॉलिश या खत्म करने की जरूरत है, ये यहाँ खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। सोशलिस्ट कह रहे हैं ट्रांसफॉर्म करो, चेंज करो, और ये चेंज आएगा कैसे? रेवोल्यूशन के थ्रू। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। तो ये थे द 3 बिग फॉर्म्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। तो इन 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी के आधार पर हम समझ लेते हैं कि फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के क्या मेन फीचर्स हैं। It views the state as an instrument of regulating the public sphere as an instrument of power. फेमिनिस्ट थियरी स्टेट को क्या मानती है? ये स्टेट को एक ऐसा टूल समझती है या मैकेनिज्म समझती है जिसके थ्रू पब्लिक स्फेयर को कंट्रोल किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट किया जाता है। इसके पास पावर है समाज में चेंज लाने की। ये ऐसे लॉज बना सकती है जिसके थ्रू फीमेल्स को प्रॉपर राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले। साथ ही साथ ये स्टेट को एक लेजिटिमेट एंटिटी मानती है, एक लीगल या वैध इंस्टीट्यूशन मानती है जो कि विमेन के स्टेटस को इम्प्रूव कर सकता है। लेजिस्लेशन के थ्रू, लॉ मेकिंग के थ्रू ये विमेन को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है। साथ ही साथ ये स्टेट इंटरवेंशन को भी सपोर्ट करती हैं, जैसा कि रेडिकल थियरिस्ट मानते हैं कि जो प्राइवेट स्फेयर है उसमें भी स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत है। ये जो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिबेट है, इसको खत्म करने की जरूरत है या कम से कम करने की जरूरत है। तो प्राइवेट स्फेयर में भी स्टेट इंटरवीन करे, प्राइवेट लाइफ के इश्यूज को पॉलिटिसाइज किया जाए जिससे विमेन वेलफेयर हो सके और सोसाइटी में एक इक्वालिटी आ सके। बिकॉज ऑपरेशन इज एवरीवेयर इन एवरी स्फेयर, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट। इट ऑल्सो सपोर्ट्स एक्सपैंडिंग द ह्यूमन चॉइस टू डेवलप देयर इंटरेस्ट, कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है। चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स, दोनों के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट को डेवलप करने की, और स्टेट इसमें उनका सपोर्ट करे। इनफैक्ट स्टेट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिनके थ्रू ये जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं ये कम हो जाएं या खत्म हो जाएं। एंड द स्टेट शुड वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग द जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन और द जेंडर इनइक्वालिटी। स्टेट जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने की तरफ काम करे, एज वेल एज उसे कोशिश करनी चाहिए कि जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस है वो खत्म की जा सके। एंड द सेक्सुअल फ्रीडम शुड बी प्रमोटेड। Women should have the control over their sexuality and reproduction. और स्टेट इनको प्रमोट करे, इनसे रिलेटेड लॉज बनाए, विमेन को राइट्स दे। दिस इज व्हाट द स्टेट शुड डू। तो ये थे कुछ फीचर्स। नाउ फेमिनिस्ट थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है कैथरीन मैकिनन की तरफ से, जो कहते हैं कि फेमिनिस्ट ने तो कोई थियरी ऑफ स्टेट दी ही नहीं है, वो कहीं स्टेट की बात तो करते ही नहीं है। इनफैक्ट वो तो पावर की बात करते हैं। तो थियरी ऑफ पावर तो उन्होंने जरूर दी है, लेकिन कोई थियरी ऑफ स्टेट नहीं दी है। ऐसा भी माना जाता है कि फेमिनिस्ट थियरी में ऐसा कोई थियरी ऑफ स्टेट नहीं है, इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पर्सपेक्टिव्स। जैसे एक लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया, एक रेडिकल पर्सपेक्टिव हो गया, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया। तो कोई प्रॉपर थियरी नहीं है स्टेट की जो स्टेट के ओरिजिन के बारे में बताए, फंक्शंस के बारे में बताए, स्टेट के नेचर के बारे में बताए। ऑल्सो इट ओवर एम्फसाइजेज ऑन जेंडर, जेंडर पर कुछ ये ज्यादा ही ओवर एम्फसाइज करती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर कर देती है। ऑल्सो इट इग्नोर्स द स्ट्रगल्स ऑफ मेन। पेट्रियार्की की तो ये बात करते हैं, लेकिन मेन या पुरुष सोसाइटी में जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं उसकी बात ये नहीं करती, उसको ये इग्नोर कर देती है। आफ्टर ऑल मेन भी तो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं या ऑप्रेशन फेस करते हैं, लेकिन ये मान के चलते हैं मेन तो सिर्फ डोमिनेट करते हैं विमेन को। अनदर इज द लैक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। दिस थियरी इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एम्पिरिकल एविडेंस। ये तो सिर्फ एक मूवमेंट चल रही थी, उसके आइडियाज को थियराइज कर दिया गया, उससे ये थियरी बन गई। बट एज सच इसमें कोई साइंटिफिक आइडियाज नहीं है, इट्स प्योरली फिलोसॉफिकल इन नेचर। लिबरल थियरी को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं इस बेसिस पर वो पब्लिक स्फेयर पर ओवर एम्फसाइज करती है, प्राइवेट स्फेयर की बात नहीं करती है।
फिर आता है लैक ऑफ पॉलिसी सॉल्यूशंस एंड लैक ऑफ कंसेंसस। फेमिनिस्ट थियोरी जो है वो कोई भी ऐसे सॉल्यूशंस प्रेजेंट नहीं करती है या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं प्रेजेंट करती है जिसके थ्रू वुमेन ऑपरेशन को खत्म या कम किया जा सके। ये सिर्फ बातें करती है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं प्रेजेंट करती है कि अगर कोई रेवोल्यूशन होगा भी तो वो कैसे होगा, या अगर हमें सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे उनको। तो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, बहुत ही आइडियलिस्टिक है ये अपनी अप्रोच में। साथ ही साथ एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क नहीं है, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका अलग अलग तरीके से सोचना है। रेडिकल्स हैं वो लिबरलिस्ट को ही क्रिटिसाइज करते हैं, एक टाइप है वो सिर्फ पब्लिक स्फेयर की बात कर रही है, दूसरी जो टाइप है वो प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर की बात कर रही है। तो एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क नहीं है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट को डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ये कह के कि क्रिटिसिज्म तो हैं फेमिनिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के, बट ऐसा नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इससे हमें सोसाइटी में वुमेन की कंडीशंस के बारे में पता चलता है, किस तरीके से वो ऑपरेशन फेस करती हैं या किन किन स्फेयर्स में वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं उसके बारे में पता चलता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि लिबरल पर्सपेक्टिव क्या सोचता है स्टेट के बारे में। और ये जो थियोरी है ये एक मूवमेंट का ही एक्सटेंशन है, जो मूवमेंट 60s में, 1960s और 70s में हुई थी विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन्हीं आइडियाज को थियराइज करके फेमिनिस्ट थियोरी दी गई। ये स्टेट को एज ए लेजिटिमेट एंटिटी मानती है, जो मानती है कि सिर्फ स्टेट ही है जो विमेन का स्टेटस इंप्रूव कर सकती है, उनके लिए लॉज बना सकती है, उनको राइट्स दे सकती है। तो हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू द अदर थियोरीज ये एक नया फील्ड है, अभी भी इसमें रिसर्च चल रही है, नए नए पर्सपेक्टिव्स बिल्ड हो रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमें एक प्रॉपर फेमिनिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट देखने को मिले, क्योंकि इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है इसमें इट इज जस्ट अ सेट ऑफ पर्सपेक्टिव्स। तो ये अभी अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।